हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे मिचेल फूको का लिखा ऐसे व्हाट इज़ एन ऑथर। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक से शॉर्ट आंसर लिखा जा सकता है एंड सेकंड से लॉन्ग, बट मैं आपसे कहूँगी कि दोनों को मिला करके अपना आंसर प्रिपेयर करिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। वीडियो में मैंने ब्रीफ नोट्स का ही यूज़ किया है, सो टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली जानते हैं हमारे राइटर के बारे में। So Paul Michel Foucault was a French philosopher, historian of ideas, a social theorist and of course literary critic. फ्रेंच थे फूको, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे। फादर सक्सेसफुल लोकल सर्जन थे। फूको के फादर चाहते थे कि फूको भी सर्जन बने, बट फूको का अपना अलग इंटरेस्ट था, वही इन्होंने परस्यू किया और हम जानते हैं कि इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन ऑथर की। व्हाट इज़ एन ऑथर एक लेक्चर था लिटरेरी थियोरी पर जिसे फूको ने डिलीवर किया था एट द कॉलेज डी फ्रांस ऑन 22 Feb 1969। इसमें इन्होंने कंसीडर किया है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, टेक्स्ट एंड रीडर। एक्चुअली ये एक रिस्पॉन्स था रोलैंड बार्थ्स के फेमस ऐसे डेथ ऑफ द ऑथर जो पब्लिश हुआ था इन 1967। था तो रिस्पॉन्स ही बार्थ्स के ऐसे का, बट फूको ने क्लियरली मेंशन नहीं किया। बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि फूको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड एंड क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बार्थ्स के थीसिस को। फॉर एग्जांपल, प्ले के स्टार्ट में ही फूको मेंशन करते हैं कि कुछ हैं जो रिप्लेस करना चाहते हैं ऑथर की प्रिविलेज्ड पोजीशन को, और इवन ऑथर को रिप्लेस करके वो ऑथर के होने का रियल मीनिंग ही ख़त्म करने की फिराक में है। सो ऐसा क्या कह दिया था बार्थ्स ने अपने ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर में, जो फूको को एक ऐसे लिखना पड़ गया इसके रिस्पॉन्स में। अगर आपको याद हो तो हमने टी.एस. एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट डिस्कस किया था। उसमें एलियट ने एक बात पर काफ़ी ज़ोर दिया था। क्या थी वो बात, याद है? तो एलियट ने कहा था कि जब एक पोइट कुछ लिख देता है तो उस काम के साथ ही उसका रिलेशन उस क्रिएशन के साथ ख़त्म हो जाता है, और पोइट के उस काम को जब एनालाइज किया जाए तो उस काम को उसकी पर्सनैलिटी से अलग रख कर देखा जाए, सिर्फ उसके काम के लिहाज से ही उसे देखा जाए। बट बात अलग रखने वाली बात ही नहीं करते हैं, वो तो डायरेक्ट डेड डिक्लेयर करते हैं ऑथर को कि वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद ऑथर का उससे कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, मींस कंप्लीट डिटैचमेंट। अब उस वर्क का क्या मीनिंग है ये उसका टेक्स्ट खुद बताएगा और रीडर उसे समझेगा। वही स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाली बात। वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बार्थ्स एंड फूको के पॉइंट ऑफ व्यू में, बट मेन पॉइंट यही है कि बार्थ्स तो ऑथर को डेड ही डिक्लेयर कर देते हैं, बट फूको बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। वो डीप एनालिसिस करते हैं कि टेक्स्ट और उसके ऑथर के रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। फूको कहते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी किया जाता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उसके ऑथर को रेदर देन द कंसेप्ट। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हम अगर कोई टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं स्पेशली लिटरेचर में, तो उसके ऑथर की लाइफ, उसके लाइफ टाइम के दौरान होने वाले सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पर्सनल लाइफ, स्पेशली पर्सनल लाइफ, उसके बाद बारी आती है कंसेप्ट की। फूको को यही बात पसंद नहीं है। फूको इस कंसेप्ट को कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं करते हैं, बट कहते हैं कि ये जो हमारा मेथड है इसमें ऑथर के रोल को समझना बहुत ज़रूरी है। और फूको मानते थे कि ये ज़रूरी नहीं कि हर वर्क के लिए पहले सिर्फ़ और सिर्फ ऑथर को ही एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस दी जाए। इस पर और ज़्यादा एम्फेसाइज देने के लिए फूको सैमुअल बेकेट की एक लाइन का यूज़ करते हैं और कहते हैं व्हाट मैटर हु इज़ स्पीकिंग, समवन सेड व्हाट मैटर हु इज़ स्पीकिंग। फूको कहते हैं कि ये मेजर शिफ्ट दो थीम्स के इमर्ज होने से हुई है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने ये टेक्स्ट को लिखा है। फर्स्ट, राइटिंग को अब फ्री माना जाता है एक्सप्रेशन से, मतलब अब राइटिंग सिर्फ ऑथर के थॉट्स का एक्सप्रेशन नहीं रह गई है, क्योंकि अब पर्टिकुलर राइटिंग उसके मेयर टेक्स्ट से ही एनालाइज नहीं की जाती है। रिमेंबर डेरिडाज स्ट्रक्चरैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करके वहाँ तक पहुँचना जहाँ एक्सप्रेशन मीन्स राइटिंग का सब्जेक्ट ही डिसअपियर हो जाता है। इन शॉर्ट, जो नहीं कहा गया है उसे भी समझना।
सेकेंड, द रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग एंड डेथ। ट्रेडिशनली डेथ को इमॉर्टैलिटी की गारंटी माना जाता रहा है, स्पेशली इन ग्रीक प्लेस, जिनमें डेथ से हीरो के कैरेक्टर को इमॉर्टल बना दिया जाता था। वैसे ऐसा अभी भी होता है, फॉर एग्जांपल एवेंजर्स एंड गेम, आयरन मैन डाइड, बट ऐसा करके राइटर्स ने आयरन मैन के कैरेक्टर को इमॉर्टल कर दिया। मे बी अपकमिंग मूवीज़ में वो टाइम हाइस्ट से वापस आ जाए, बट अभी के लिए तो ऐसे ही है। लेकिन फूको कहते हैं कि ये सब अब कैरेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, अब कंडीशन चेंज हो गई है। अब राइटर कुछ भी लिखे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट के सब्जेक्ट का डिसअपेरेंस, सो राइटिंग तो ऑथर के सेक्रीफाइस से रिलेटेड हो गई है। वहीं सेम बात का रिपीटेशन के एक वर्क के कंप्लीशन के बाद ऑथर इज़ डेड, बट वो इमॉर्टल रहता है उस वर्क के थ्रू, क्योंकि उस वर्क के साथ उसका रिलेशन सेक्रीफाइस हुआ है उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन वो वर्क एग्जिस्ट करता है तो ऑथर तो उसमें प्रेजेंट है, एब्सेंट होकर भी। ये दो थीम्स डिस्कस करने के बाद अब फूको क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क पर और अपनी बात रखते हैं। चलो मान लिया कि कोई इंडिविजुअल ऑथर नहीं है, सिंस हम ये मान रहे हैं कि वर्क पर किसी की कोई अथॉरिटी नहीं होती, मतलब कुछ भी लिखा है उस पर किसी की भी कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इससे तो फिर कोई अथॉरिटी ही नहीं रह जाएगी किसी भी राइटिंग पर और कम्युनिकेशन पर। तो ये जिस कंसेप्ट पर हम फोकस कर रहे हैं, मीन्स लिटरेरी थियोरी, इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको किसी का एड्रेस देती हूँ, लेकिन जब आपने चेक इन किया तो आपको पता लगा कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मैं तो ये कह दूँगी कि मैं तो ऑथर हूँ और एड्रेस लिखने के बाद मेरा उसके करेक्ट होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, आई एम डेड। तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब है कि हम हर जगह ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या हम हर टेक्स्ट को वर्क मान सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा क्योटिक हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास उस थ्योरी की ही कमी है जिससे एक वर्क से राइज होने वाले क्वेश्चंस को और लॉजिकली एक ऑथर के वर्क को समझा जा सके। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्क किसे कहा जाता है और एक वर्क का यूनिफाइड मीनिंग भी हो सकता है। सो इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए फूको सजेस्ट करते हैं थीसिस ऑफ एक्रीचर को। एक्रीचर फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग होता है राइटिंग, और कहते हैं कि एक्रीचर की हेल्प से ऐसा हो सकता है कि ऑथर की प्रेजेंस भी रहती है, बट फिर भी इट इज़ नॉट कंसर्न विद द एक्ट ऑफ राइटिंग और द अथॉरियल इंटेंशंस, मीन्स प्रेजेंस थ्रू द एब्सेंस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इससे हमें एलेबोरेट करने में हेल्प मिलेगी टेक्स्ट के सब्जेक्ट के एक्सपोजर को समझने में। नेक्स्ट, फूको के अकॉर्डिंग एक ऑथर का नाम इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉपर नेम बट फंक्शनल। एक ऑथर का नाम फंक्शनल होता है इन रिलेशन टू हिज और हर वर्क्स। इसे यूज़ किया जा सकता है सेट ऑफ वर्क्स को क्लासिफाई करने में, एंड होमोजेनिटी मीन्स सेम काइंड ऑफ वर्क्स को समझने में। फिलिएशन मीन्स किसी ऑथर के नेचर से ही पता लगाना कि ये वर्क उसी का लिखा है। म्यूचुअल एक्सप्लेनेशन या फिर रेसिप्रोकल एक्सप्लेनेशन मीन्स एक ही ऑथर के अलग अलग वर्क्स को कनेक्ट करना और फिर समझना। अब बात करते हैं ऑथर के फंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डेरिडा इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑथर के फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, जिसे हम समराइज़ कर सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशनल ऑथरशिप, हिस्टोरिकल वेरिएशंस, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन एंड मल्टीपल इंडिविजुअलिटीज़। सो फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल ऑथरशिप। ऑथर फंक्शन इज़ टाइड टू द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स, मीन्स एक ऑथर को अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा लिखता है जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आने की पॉसिबिलिटी बनती है तो उसे इसका क्रेडिट दिया जा सकता है, और अगर वो इसके एकदम अपोजिट काम करता है तो भी वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑथर के फंक्शन का। सेकंड, ऑथर फंक्शन कभी भी एक जैसे मीन्स यूनिफॉर्मली ऑपरेट नहीं करते हैं सभी डिस्कोर्सेस में। जैसे कि साइंस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि लिटरेचर में ऑथर इम्पॉर्टेंट होता है। और हर एक टाइम में, कहने का मतलब है लिटरेचर के स्टार्टिंग में ज़्यादातर
ऑथर्स एनोनिमस ही होते थे, नाम नहीं पता होता था उनका, बट फिर भी उनकी एक इम्पोर्टेंस है लिटरेचर में आज भी। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। नेक्स्ट है कि ऑथर फंक्शन के लिए सिर्फ ऑथर ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड रहते हैं, बट ये प्रोसीजर काफ़ी प्रिसाइज में अप्रोप्रिएट एंड एप्ट एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ऑथर की सेंटलीनेस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो ऑब्वियसली ऑथर को इस फैक्टर ने भी इफ़ेक्ट किया होगा। लास्ट में फूको यूज़ करते हैं सेंट जेरोम के आर्ग्यूमेंट्स को ऑथर फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए। सेंट जेरोम कहते हैं कि एक टेक्स्ट के लिए एक ऑथर को तभी रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए जब वो पर्टिकुलर वर्क उस ऑथर के बाकी के वर्क्स की क्वालिटी का हो। कोहेरेंस मीन्स रेलेवेंस हो बाकी के वर्क्स के साथ, एक यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स पर्टिकुलर टू दी ऑथर, बट इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज डेथ ऑफ द ऑथर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। फूको कहते हैं माना कि जेरोम का ये कैरेक्टराइजेशन आज के टाइम के क्रिटिक्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ये ऑथर के फंक्शंस को तो सही से डिफ़ाइन करता है। ऑथर फंक्शन नॉट ओनली रेफ़र करता है एक्चुअल इंडिविजुअल को, बट मल्टीपल ईगोज़ और मल्टीपल सेल्फ्स को भी बढ़ावा देता है। और इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार मूवी का ही कोई कैरेक्टर स्टोरी को बता रहा होता है, बट क्या वो एक्चुअल राइटर है? नहीं ना। बट एट द टाइम जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो वो कैरेक्टर ही ऑथर होता है, बट एक्चुअल में ऑथर की पर्सनैलिटी क्या उससे जुड़ी हुई होती है, ये बात का पता भी हमें ऑथर फंक्शन से ही लगता है, ऑथर के नाम से ही लगता है। मीन्स ऑथर के नाम के फंक्शन की तो बात हो रही है। ऑथर कई बार किसी फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू भी इस तरह वर्क में प्रेजेंट होता है, बट उसकी रियलिटी वो नहीं है। नेक्स्ट फूको बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ पोजिशंस ऑफ एन ऑथर। फर्स्ट इज़ a transdiscursive position. Transdiscursive means multiple discourse or text. We can say को करना। ये पोजीशन पर ऑथर तब होते हैं जब वो डिस्कोर्स मीन्स टेक्स्ट के दायरे में रहते हुए भी एक बुक, एक थियोरी, ट्रेडिशन, एक डिसिप्लिन जिसमें से न्यू बुक्स, न्यू ऑथर्स बढ़ें, ऐसे ऑथर्स ट्रांस डिस्कर्सिव पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो इन्होंने वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को डिफ़ाइन किया एंड क्लासीफाई किया, जिसको सॉर्ट किया फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, साइकोलॉजी, रेटोरिक, पोइटिक्स एंड लॉजिक। एक तरह से फाउंडेशन रखी वेरियस साइंसेस की। अब यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे न्यू ऑथर्स अपने व्यूज़ और थियोरीज़ लाते हैं तो और डेवलपमेंट आती है इस फील्ड में। सेकेंड इज़ इनिशिएटर्स ऑफ डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस। फर्स्ट में बात की साइंटिफिक ऑथर्स की, सेकंड में बात करते हैं ऑथर्स की जिन्होंने अपने वर्क प्रोड्यूस किए। डिस्कर्सिव मीन्स मल्टीपल सब्जेक्ट पर एक के बाद एक करके अपने व्यूज़ रखना, थियोरीज़ को प्रोड्यूस करना, और उन ऑथर्स को जिन्होंने अपने वर्क प्रोड्यूस किए और पॉसिबिलिटी फॉर्म की एंड रूल्स फॉर्म किए, फर्दर फॉर्मिंग ऑफ टेक्स्ट। बट ये सब पहले से एग्जिस्ट तो करता था ना, मींस लिटरेचर तो इनके रूल्स एट्सेट्रा फॉर्म करने से पहले भी था, चल ही रहा था लिटरेचर का काम। तो अगर लिटरेरी थियोरी नहीं होती तो भी लिटरेचर तो था। ये तो ऑब्वियस ही है कि ये अलग हैं फाउंडिंग ऑफ एनी साइंटिफिक एंडेवर से, फूको कहते हैं। और इसके बाद फूको कहते हैं कि मेरा ये 2 पोजीशन मीन्स ट्रांस डिस्कर्सिव एंड इनिशिएटर्स ऑफ डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस को अलग रखने से यही मतलब था कि हर एक बुक को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब हम लार्जर एंटिटीज़ लाइक ग्रुप्स ऑफ वर्क्स और एंटायर डिसिप्लिन को एनालाइज करते हैं तो ऑथर फंक्शन को समझने में काफ़ी आसानी रहती है। फर्स्ट पोजीशन को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट में फूको कहते हैं कि पहले ऑथर टेक्स्ट का सेंटर हुआ करता था। वर्क को समझने के लिए ऑथर की थिंकिंग और इस थिंकिंग को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्ट्स इम्पोर्टेंस रखते थे, एक यूनिफाइड मीनिंग एस्टैब्लिश होता था। लेकिन जब हमने टेक्स्ट को ऑथर से अलग कर दिया है तो टेक्स्ट ही खुद को डिफ़ाइन कर रहा है। मीन्स अब ऑथर सेंटर नहीं है और मीनिंग के ऊपर ऑथर की अथॉरिटी नहीं है। जैसा डेरिडा ने कहा कि हर टेक्स्ट के 3 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट जो माइंड में होता है, सेकंड जिस तरह से वो लिखा जाता है, एंड थर्ड जैसा उसे पढ़ने वाला उसे समझ पाता है। बात अब समझने की ही है, लिखने वाले पर नहीं।
अब सिर्फ टेक्स्ट के मीनिंग को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें टेक्स्ट का रिलेशन ऑथर के साथ ख़त्म तो नहीं होता बट पूरी तरह से प्रेजेंट भी नहीं होता। सो बेसिकली फूको डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं ऑथर पर, बल्कि इसे एक प्रोसेस बना देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया है फूको ने इसे। सो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई नो लिटरेरी थियोरी को समझने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो हमारे लिए ये एकदम न्यू है और दूसरा हम इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तो हम इसे सीख रहे हैं। सो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको बार बार पढ़ना। जो मैंने लिंक दिया है नोट्स का, आप उसे एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स में MGSU के पूछे हुए क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।